अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी और आज पाकिस्तान के पूरे मीडिया में जो सबसे ज़्यादा मामला ज़ेर बहस है वो है फॉरेन फंडिंग केस का। लेकिन फॉरेन फंडिंग केस के मामले पर बात करने से पहले सबसे पहले उन शहीद अफसरान को खराज तहसीन पेश करता हूं जो कल बलूचिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश की हादसे में जाँ बहक हुए, शहीद हुए। अल्लाह उनके ख़ानदानों को सब्र अता फरमाए और जो शहीदान हैं, डेफिनेटली शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तो बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है और इस पर हम जितना भी दुख का इजहार करें कम है। फॉरेन फंडिंग केस पर तज्जिए तबसरे पूरे मीडिया में हो रहे हैं, लेकिन मैं आज आपके सामने फॉरेन फंडिंग केस की वो टाइम लाइन रखूंगा कि इस पूरे केस के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में मुख्तलिफ तारीखों पर क्या क्या होता रहा, कब से ये केस शुरू हुआ और कल जो फैसला सुनाया गया है वो गालिबन जून में फैसला महफूज हुआ था और जून के बाद अब अगस्त में यानी कि 2 माह बाद तकरीबन ये फैसला जो है वो हमें जो है वो इलेक्शन कमीशन ने सुनाया है। 14 नवंबर 2014 को जो अकबर बाबर साहब हैं उन्होंने एक पिटीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फाइल की और उन्होंने अपनी पिटीशन में ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत पार्टी उनको जो भी रुकूमात मिली हैं वो गलत तरीक़ों से मिली हैं और उन रुकूमात के खर्च करने में गलत तरीके अपनाए गए हैं और उन्होंने ये भी क्लेम किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फंडिंग के मामले में जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस 2002 है उसकी वायलेशन कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसके बाद 14 नवंबर को ये पिटीशन जाती है। 14 जनवरी 2015 को ईसीपी जो है वो नोटिस जारी करती है पिटिशनर को कि जी आप आएं, हमारे सामने पेश हों और आप हमें अपने एविडेंसेस वगैरह जो फंड्स एम्बेजलमेंट हुई है पार्टी के अंदर उसके हवाले से दें। उसके बाद 1 अप्रैल, जनवरी के बाद फिर अप्रैल 2015 में ईसीपी ने पीटीआई को कहा कि वो बैरून ममालिक से जो पीटीआई को फंड्स मिले हैं उनकी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएं, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एसेट्स की जो स्टेटमेंट है वो जमा कराई। उसके अलावा 21 जून 2016 को, अब अप्रैल 2015 के बाद जून 2016 में दोबारा ये मामला उठता है जिसमें ईसीपी पीटीआई को कहती है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरेन फंडिंग के हवाले से जमा कराएं या फिर यानी कि वॉर्न किया जाता है। 2014 नवंबर में पिटीशन जाती है, जून 2016 तक ईसीपी को फिर फाइनली थ्रेट करना पड़ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि या तो आप अपनी स्टेटमेंट्स जमा करवाएं या फिर कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार हो जाए। उसके 6 माह बाद दिसंबर 2016 में ईसीपी पीटीआई को कहती है कि जी दोबारा कहती है कि जी अपने जमा करवाएं। जून 2016 में पीटीआई जाती है हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और केस के जो डिस्पोजल का फैसला डिमांड करती है कि जी इस केस को खत्म किया जाए, ये केस जो है वो बिल्कुल बनता ही नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीटीआई ने रिलीफ लेने की कोशिश की। दिसंबर में 2016 में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अपने सारे एविडेंसेस जमा कराएं या फिर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए तैयार हो जाए। फिर मार्च 22 2017 में ईसीपी ने हेयरिंग को एडजर्न किया और पार्टी काउंसिल, क्योंकि पार्टी काउंसिल ने एडजर्नमेंट की दरखास्त दी है, जो कहते थे ना कि जी तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस में तारीख पे तारीख ले रही है, तो ये 22 2017 को इसी किस्म की तारीख हुई और उन्होंने तारीख पे तारीख ले ली। फिर अप्रैल 2017 में पीटीआई काउंसिल जो है वो ईसीपी के सामने पेश होता है, लेकिन वो ईसीपी की ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज करता है कि जी आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है ये केस सुनने का। फिर मई 8 2017 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये बयानिया होता है या जो ये प्ली होती है कि जी आपको इख्तियार ही नहीं है, ईसीपी इसको टर्न डाउन करता है और रिजेक्ट करता है और पिटिशनर और दोनों जमातों से कहता है कि जी आप अर्लियर ऑर्डर पे जो है वो अपने कागजात जमा कराएं। उसके बाद सितंबर 2011 में ईसीपी पीटीआई को कहता है, एक फाइनल अपॉर्चुनिटी देता है कि जी अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं। 2014 नवंबर से पिटीशन जाती है, 2017 सितंबर तक जो है वो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस में डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है और इस केस में मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस जमा नहीं कराए जाते। उसके बाद 27 मार्च 2018 को बल्कि 17 सितंबर 2017 में फाइनली पीटीआई जो है वो पार्टी अकाउंट जमा करवाती है और पार्टी काउंसिल कहता है कि जी अभी तक जो है वो पिटिशनर को ये डिटेल्स ना दी जाएं। उनको रिक्वेस्ट की जाती है कि पिटिशनर को ये आप मत दें, उसकी जो खतरा होता है कि पिटिशनर ये पब्लिक ना कर दे। उसके बाद 27 मार्च 2018 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक 3 मेंबर स्क्रूटनी कमेटी बनाता है जिसको कहा जाता है कि जी आप पीटीआई की इस अकाउंट्स को इन्वेस्टिगेट करें और कंप्लीट 1 महीने के अंदर अंदर स्क्रूटनी कंप्लीट करें ताकि जो ये मामला है इसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन पीटीआई जो है वो उस रेफरेंस को, उस कमेटी को भी नहीं मानती और उस पर एतराज उठाती है। 9 मई 2018 को पीटीआई अपना वकील तब्दील करती है और बाबर एवान को जो है वो अपना वकील बनाती है इस केस में। मई 16 2018 को पीटीआई एक एप्लीकेशन डालती है ईसीपी में कि जी हमारे जो डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी है उसको सीक्रेट रखा जाए, उसको पब्लिक ना किया जाए। उसके बाद 30 मई 2018 को ईसीपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्क्रूटनी कमेटी की जो दरखास्त होती है कि जी उस पर एतराजात हैं उसको मुस्तरद करती है और उसके अलावा उनको कहती है, कमेटी को कहती है कि जी आप इस पर अपना काम करते रहें। अक्टूबर 2 2018 पीटीआई के काउंसिल बाबर एवान जो हैं वो पार्टी को इस केस में रिप्रेजेंट करने, ये देख रहे हैं आप किस तरह से चल रहा है डिलेइंग टैक्टिक्स। तहरीक इंसाफ का नारा है कि मुल्क में इंसाफ का कानून हो, लेकिन यही तहरीक इंसाफ जब इंसाफ की पकड़ या कानून की पकड़ इनकी तरफ आती है तो आपको ये पूरी टाइमलाइन में बता रहा हूं क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि इस केस में क्या क्या हुआ है। उसके बाद जी अक्टूबर 2018 में बाबर एवान साहब भी उड़ गए कि जी मैं नहीं कर रहा रिप्रेजेंट। फिर अक्टूबर 2019 1 साल के बाद ईसीपी जो 4 एप्लीकेशंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइल की होती हैं सीक्रेसी के हवाले से, स्क्रूटनी प्रोसेस की सीक्रेसी के हवाले से, उनको उनके ऊपर अपना फैसला महफूज करती है और वो कहते हैं कि जी जो अपना तहरीक इंसाफ है उस वर्डिक्ट में होता है कि तहरीक इंसाफ सिर्फ अपना बर्डन, हमारा बर्डन बढ़ाना चाहती है, बेसिकली ये एप्लीकेशंस इंटरटेन करने के काबिल नहीं है। और उसके बाद 10 अक्टूबर 2019 को ईसीपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम ये जो एप्लीकेशंस हैं सीक्रेट रखने की, स्क्रूटनी को, अकाउंट्स को, ये मुस्तरद करती है। नवंबर 20 2019 ईसीपी डे टू डे हेयरिंग केस का ऑर्डर देती है कि जी डेली हेयरिंग होगी। फिर सितंबर 21 2020 ईसीपी जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है उसको कचरे के डब्बे में फेंकती है और कहती है कि ये रिपोर्ट ना ही कंप्लीट है और ना ही वेल डिटेल्ड है। उसके बाद जनवरी 2021 आ जाता है कि अपोजिशन पार्टीज और जो उनके अलाइज हैं वो ये फैसला करते हैं कि जी ईसीपी ऑफिस इस्लामाबाद में हम मार्च करें, धरना दें ताकि इस केस का फैसला जल्दी आए। फिर जनवरी 20 2021 को अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो एक एहतजाज करती हैं इलेक्शन कमीशन के सामने और ट्रायल का मुतालबा करती हैं कि जी इसका ट्रायल किया जाए फॉरेन फंडिंग केस का। उसके अलावा फरवरी 2021 नवंबर में पिटीशन गई है, 7 साल के बाद फरवरी 2021 में, नवंबर 2014 से फरवरी 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो पार्टी के जो फंड्स हैं, जो यूके से इनको फंड्स मिले हैं, उनकी डिटेल्स उस साल की जारी करते हैं। ईसीपी इनको नोटिस करता है पीटीआई को कि जी जो इनके सीक्रेसी और स्क्रूटनी का केस है इस पर अब आप अपनी वजाहत दें। आप तो हमें इतने अरसे से लटकाए हुए थे कि जिसको सीक्रेट रखें, फिर आपने जारी क्यों कर दिया। फिर बाबर साहब जो हैं वो जो पिटिशनर हैं वो डिमांड करते हैं ईसीपी से और कमेटी से कि जी जो पीटीआई ने डॉक्यूमेंट्स अपने दिए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आप ऑथेंटिकेट करवाएं, उनकी भी स्क्रूटनी करवाएं कि क्या वो सही है या गलत है। फिर 30 नवंबर 2021 को स्क्रूटनी कमेटी अपनी एक और रिपोर्ट जमा कराती है
और ये तकरीबन 6 महीने की डेडलाइन जो ईसीपी की तरफ से मिली थी, उस डेडलाइन में 6 महीने की ताखिर के बाद ये एक और रिपोर्ट जमा होती है। जो रिपोर्ट कंपाइल हुई वो कमेटी ने कंपाइल की और उसने ये बाकायदा तस्दीक की कि पीटीआई ने ममनुआ फॉरेन फंडिंग ली। इसमें फॉरेन नेशनल्स भी थे और फॉरेन कंपनीज भी थी। इस पर भी मैं आपको थोड़ा सा, जो लोगों को कंफ्यूजन है वो थोड़ा समझाने की मैं कोशिश करूंगा बाद में। फिर जी आ जाता है 2022 जनवरी में ये बात हुई। 19 जनवरी को ईसीपी ने ऑर्डर दिया डी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स लिंक टू द फॉरेन फंडिंग केस, मतलब कि इनको आप जाहिर करें, इनको डी क्लासिफाई करें। उसके बाद बाबर कहते हैं जो है वो बाबर जो पिटिशनर हैं इसमें, वो कहते हैं कि जी इमरान खान ने फेक ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं ईसीपी में 2009 से 2013 के दरमियान, और वो कहते हैं कि जी पीटीआई के चेयरमैन को नोटिस भेजा जाए कि उन्होंने पॉलिटिकल फंडिंग जो है उनके कवानीन को वायोलेट किया है। 14 अप्रैल को पीटीआई के काउंसिल कहते हैं कि जी पीपीओ जो है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस अलाउ करता है कि आप किसी भी इंटरनेशनल सोर्स से, वो मल्टी नेशनल ना हो, उससे आप ये फंडिंग ले सकते हैं और ये फंडिंग बिल्कुल जायज है और क्लीन चैनल के थ्रू आई है। उसके बाद ईसीपी का बेंच रिज्यूम होता है फॉरेन फंडिंग केस सुनने के लिए। फिर पीटीआई के काउंसिल वहां जाके कहते हैं कि जी फंडिंग लॉफुल है और पीटीआई ने तमाम कवानीन को माना है और तमाम कवानीन पर अमल दरामद किया है। उसके बाद 18 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्वेश्चन करता है कि जी 8 साल हो गए हैं, आखिरकार इस केस का फैसला क्यों नहीं आ रहा। 15 जून को पीटीआई के काउंसिल प्रोहिबिटेड फंडिंग के हवाले से मतलब जो काउंसिल है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको आप फॉरेन फंडिंग केस ना कहें, इसको ममनुआ फंडिंग का केस कहा जाए। फॉरेन फंडिंग केस कहने से पार्टी की बदनामी हो रही है। ईसीपी ने 21 जून को अपना फैसला रिजर्व किया और फिर 29 जुलाई को फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में आरिफ नकवी, जो कि इमरान खान के दोस्त समझे जाते हैं और इमरान खान के सबसे बड़े फंड रेजर हैं इंटरनेशनली, उनका नाम उस रिपोर्ट में आया। और वोटन क्रिकेट क्लब, जो कि एक ऑफशोर कंपनी है, कोई क्रिकेट क्लब नहीं है लेकिन आरिफ नकवी की एक ऑफशोर कंपनी है, उसके हवाले से इंकशाफात हुए इस रिपोर्ट में 29 जुलाई को। और उसके अलावा इमरान खान ने उसके बाद भी मुसलसल कहा कि आरिफ नकवी से जितने भी फंड्स आए वो लीगल चैनल से आए, वो सही तरीके से आए। और 2 अगस्त को जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने ये फैसला सुनाया कि ममनुआ फंडिंग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो बिल्कुल साबित हुई है। उन्होंने शो कॉज दिया है कि जी अब आपकी ये फंडिंग साबित हो गई है, अब आप हमें वजह बताएं कि हम ये पैसा क्यों जब्त ना करें और आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना करें। जो कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें डी रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टी, जिसमें उनके पार्टी के इंतखाबी निशान का वापस लिए जाना, ये तमाम जो इख्तियारात हैं ये इलेक्शन कमीशन के पास हैं। उसके अलावा फॉरेन फंडिंग से रिलेटेड बाकी जितने भी मामले हैं वो वफाकी हुकूमत ने देखने हैं। आया वफाकी हुकूमत या हुकूमत का महकमा दाखिला पार्टी के खिलाफ केस करता है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी बात जो इस वक्त लोगों को मैं कहूं कि गुमराह किया जा रहा है कि जी ये पैसा पाकिस्तानियों का है, जो बाहर मुकीम पाकिस्तानी हैं उन्होंने ये पैसा दिया। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ LLCs बनी हुई हैं, क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी बाहर नहीं बना सकते हैं, एक दूसरे मुल्क की पॉलिटिकल पार्टी आप रजिस्टर नहीं करवा सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने LLCs बनाई हुई हैं और उन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज के जरिए फंड रेजिंग होती है जिसमें पाकिस्तानी चंदा देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो 12 अकाउंट्स या 13 अकाउंट्स की बात की है, ये वो अकाउंट्स है जिनमें जो छुपाए गए थे, जो इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए, और ये सारे जितने भी अकाउंट्स थे ये पिटीशन की शक्ल में जाहिर हुए। पिटिशनर ने जाके कहा कि जी आप चेक करें, उन्होंने दिए कुछ शवाहिद। उसके बाद जो वोटन क्रिकेट से जो पैसा आया है उसमें मुख्तलिफ ममालिक के दूसरे फॉरेन नेशनल्स हैं, जिसमें इंडियंस भी हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियंस भी हैं, जिसमें अमेरिकन्स भी हैं, जिसमें ब्रिटिशर्स भी हैं। इन सब लोगों ने पैसा वोटन क्रिकेट क्लब को दिया और वोटन क्रिकेट क्लब को वो पैसा दिया गया चैरिटी पर्पसेस के लिए।
वोटेन क्रिकेट क्लब ने जो अपना एक टैक्स हेवन बनाया हुआ है, वो टैक्सेस से बचने के लिए चैरिटी फंड कलेक्शन के लिए है। और चैरिटी फंड कलेक्शन का पैसा जो कि दुनिया में या पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में फॉर द पर्पज ऑफ चैरिटी, एक खैरात के तौर पर आम इंसानों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होना था, वो सारा पैसा आरिफ नकवी ने ट्रांसफर कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में। यानी कि उस सारी फंडिंग को जो कि चैरिटी के, क्योंकि इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा फ्रॉड है कि मैं पैसे इकट्ठे करता हूं चैरिटी के लिए, कि मैं एक खैरात का काम कर रहा हूं, एक खैराती इदारा चला रहा हूं, और बाद में वही पैसा मैं पीपल्स पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं कि जी ये तो खैराती पैसा है, ये तो पार्टी की फंडिंग है, और मैं पीपल्स पार्टी के अकाउंट में भेज दूं। तो ये एक उस मुल्क में जहां पे ये कंपनी रजिस्टर्ड है, ये क्लब रजिस्टर्ड है, वहां के कवानीन के हिसाब से भी एक फ्रॉड है। और यही वजह है कि इतने बड़े फ्रॉड करने के बाद आरिफ नकवी साहब जो हैं वो इस वक्त हॉट वाटर्स में, वो एक इंटरनेशनल फ्रॉडिये के तौर पर इस वक्त इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं। और बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े एक इदारे FIA के साबिक DG बशीर मेमन साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि इमरान खान बार बार उनको ये कहते रहे कि आपने मेरे दोस्त को तबाह कर दिया, आप इसके केसेस बंद करें, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन बंद करें, इसको तंग करना बंद करें। तो ये है वो इंसाफ, ये है वो हकायक जो कि बहुत से हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, वो इन हकायक को देखते वक्त थोड़े से काने हो जाते हैं। काना मैं इसलिए कह रहा हूं कि नवाज शरीफ के ऊपर इल्जाम था कि वो अपने बेटे की दुबई की कंपनी में मुलाजिम थे और उन्होंने तनख्वाह नहीं ली जो वो ले सकते थे। तो वो कोई 2-2.5 लाख रुपए बनते थे, 2-2.5 लाख डॉलर बनते थे। यहां तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं जो कि फॉरेन नेशनल से, फॉरेन नेशनल का मतलब पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी तो ड्यूअल नेशनल्स हैं ना, जो कि पाकिस्तान के भी शहरी हैं और अमेरिका, कनाडा या दूसरे ममालिक के शहरी हैं। फॉरेन नेशनल्स का मतलब है कि वो शहरी जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, ना वो पाकिस्तान के शहरी है, ना किसी पाकिस्तानी की औलाद है, ना किसी पाकिस्तानी कंपनी में काम करने वाले पाकिस्तानी हैं, बल्कि इंडिया के शहरी, ऑस्ट्रेलिया के शहरी और दूसरे शहरी, ये तमाम वो लोग हैं जो इस फंडिंग में मुलविस हैं। और मकसद था इमरान खान को स्ट्रॉन्ग करके पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ को पैसा देकर और उनको फाइनेंशियली वायबल बनाना, ताकि वो इलेक्शंस लड़ सकें, वो इलेक्शन लड़ के इक्तदार में आकर आरिफ नकवी जैसे लोगों को फवायद पहुंचा सके, जिसका सबूत बशीर मेमन साहब मौजूद है। तो ये फॉरेन फंडिंग केस की पूरी टाइमलाइन है जो मैंने आपके सामने शेयर की है, और मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको बहुत से हकायक अब मजीद क्लियर हो गए होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, हमारे पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत शुक्रिया।